हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर है और इसे हम अपने लास्ट लेक्चर से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली एक प्योर वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? और अगर आपकी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो समझते हैं कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे मान लें कि हमारे पास ये एक कोई मास, इसे मान लिया हमने, कहा मास 1, नाम दे दिया मास 1, और या हम ऐसे इसे लिख सकते हैं कि मास जो कि m1 है, यानी इसे हमने क्या नाम दे दिया, m1। अब इस मास के सराउंडिंग में हमारे पास n नंबर ऑफ डिफरेंट मासेस हैं। लाइक यहां पर एक मास हो गया m2, यहाँ एक मास हो गया m3, यहाँ एक मास हो गया m4, और ऐसे ही करते हुए मान लिए हमारे पास यहाँ पर एक और मास हो गया mn। मतलब एक मास m1, उसके सराउंडिंग में डिस्टेंसेस अलग हो सकती हैं, मास की वैल्यूज अलग हो सकती हैं, लेकिन n नंबर ऑफ मासेस हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये जितने भी मासेस हैं इस मास m1 पे अलग अलग फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मतलब कि मास m2 m1 पे इधर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसे मान लिया हमने कहा F12, यानी कि मास 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू मास 2। ऐसे ही मास 3 की वजह से फोर्स इधर लगेगा, जिसे हमने कहा F13, मतलब मास ऑन फोर्स 1 ड्यू टू 3। ऐसे ही यहां पर लगा ये फोर्स, जिसे हमने कहा F14, और ऐसे ही nth मास की वजह से यहां पर जो फोर्स लगा इस तरह से, मान लिया इसे हमने कहा F1n। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो ये कहता है कि किसी एक इंडिविजुअल मास पे लगने वाला नेट फोर्स बाकी सारे मासेस के नेट फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। मतलब कि अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन मास m1, तो हम क्या कहेंगे, F नेट ऑन m1। मतलब नेट फोर्स ऑन मास m1 किसके बराबर है? तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन m1 पे लगने वाला नेट फोर्स बाकी सारे मासेस के कारण लगने वाले अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। तो मास m1 पे 2 के कारण जो फोर्स लगा वो मान लिया वेक्टर फॉर्म में हमने क्या कहा, F12। 1 पे लगने वाला फोर्स 3 के कारण उसे हमने कहा F13। ऐसे इसे F14 और इसे F1n हमने कहा। तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा कि नेट फोर्स ऑन मास m1, तो क्या होगा, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म, प्लस फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 3 वेक्टर फॉर्म, प्लस फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 4 वेक्टर फॉर्म, एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से हमारे पास जितने भी अलग अलग मासेस हैं उन सारे मासेस के अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो थ्योरी में इसे लिख सकते हैं। लिखें कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a given mass
the net force experienced by a given mass is the vector sum of all the individual forces due to other masses। तो ये देखिए अलग अलग मासेस के कारण लगने वाला फोर्स और इन सब का वेक्टर सम हमारे गिवन मास m1 पे लगने वाला नेट फोर्स। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली ये वेक्टर है कि किसी भाई फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है अगर हम फोर्सेस को नेट फोर्स निकालना हो तो यहां पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम कर दें, नेट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया हमने, मान लिया ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 मास रखे हुए हैं। एक स्क्वायर और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मासेस रखे हुए हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने कि ये सारे मासेस सेम हैं, यानी मास m m m। क्लियर है? मास m m m। और मान लिया हमने कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, साइड है मान लिया a√2, यानी स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, a√2 दिया हुआ है, यानी ये a√2 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 और ये a√2। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड नेट फोर्स, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हम अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन मास ड्यू टू ऑल अदर masses। ये है हमारा क्वेश्चन, क्या? फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन मास ड्यू टू ऑल अदर मासेस। यहां हमने किसी एक पर्टिकुलर मास की बात नहीं करी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये सारे मासेस सेम हैं। अदरवाइज हो सकता है मासेस अलग अलग हों, तो आपसे किसी एक पर्टिकुलर गिवन मास पर आपको फोर्स पूछा जा सकता है। क्लियर? खैर, तो ये सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं। हमने मान लिया कि हम इस पर्टिकुलर मास पे फोर्स पता करना चाह रहे हैं, इस पर, ठीक है। तो अगर इस पर फोर्स पता करना चाहें तो बाकी कितने मासेस बचे हमारे पास? 1 2 3, यानी इन तीनों मास के कारण यहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। हम कुछ नंबरिंग कर देते हैं इन मासेस को, लाइक इस तरह से। इसे हमने कहा मास 1, इसे हमने कहा मास 2, इसे हमने कहा मास 3 और इसे मान लिया हमने कहा मास 4। ये है मास 1। तो यानी कुल मिलाकर हम यहां पर क्या पता करने वाले हैं? क्या पता करने वाले हैं कि नेट फोर्स ऑन मास 1। क्या पता करने वाले हैं हम? नेट फोर्स ऑन मास 1। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। मास 1 पे मास 2 3 4 के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मान लिया कि मास 1 पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 4 की वजह से, वो किसकी तरफ होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है। तो मास 4 मास 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ ये फोर्स आ गया। मान लिया इस फोर्स की वैल्यू हमने कहा फोर्स 1 4, मतलब फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 4। क्लियर है? ऐसे ही मास 2 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ, तो हमने इसे क्या कह दिया?
फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2। क्लियर है? और ऐसे ही ये मास 3 इस 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस तरह से अलोंग द डायगोनल, यानी ये सिचुएशन। मान लिया इसे हमने कहा फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 3, यानी कि अगर बेसिकली देखा जाए तो इस मास 1 पे 3 अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू मास 2, मास 3 एंड मास 4। क्लियर? तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने देखा वो क्या है कि एफ नेट और किस पर, M1 पे। देखें M1 पे हम फोर्स पता कर रहे हैं, तो एफ नेट ऑन M1 किसके इक्वल होगा? तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप चाहें तो लिख लें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जरा अब इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो चलिए F12 का मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर देखें m1 m2 दोनों की ही वैल्यू कितनी है? m। और R क्या चीज होता है? दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी। तो यहां दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी देखिए कितनी दी हुई है? a√2। तो क्या इक्वेशन बनेगा? G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2, तो m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी m। तो क्या हो जाएगा? G m स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R क्या चीज है? a√2। तो a√2 का स्क्वायर कर दें हम तो कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर। देखिए a√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो कितना आ गया? 2a स्क्वायर। यानी कि जो मैग्नीट्यूड हमने पता किया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 2, वो कितना है? Gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे ही हमें और क्या पता करना है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ये भी पता करें। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, अगर आप सिमेट्री की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि एज पर सिमेट्री फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 4 बिल्कुल वही है जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 2 है। क्यों? देखें यहां भी मास m, यहां भी मास m। तो अगर इस पेयर के लिए देखें तो यहां भी मास m, यहां भी मास m। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये कितनी है? a√2। तो इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस कितनी है? a√2 है। यानी कि हम इतनी बात कह सकते हैं कि एज पर सिमेट्री फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 2 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 4, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? सेम। तो हम बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 4, ये मैग्नीट्यूड देखें। क्लियर है? अच्छा, लेकिन ये जो F13 है वो इसके या फिर इसके बराबर नहीं है, क्योंकि मासेस तो सेम है mm, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये a√2 नहीं है। ठीक, ये डिस्टेंस कितना? a√2 नहीं है। तो अगर हमें कहा जाए ये पता करने को कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 3, तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या मैग्नीट्यूड? तो G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आप देखें डायगोनल है, स्क्वायर का क्या है? ये डायगोनल। तो स्क्वायर का साइड कितना है? a√2, और ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल्स क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर ये हाइपोटेनस निकालना है हमें तो क्या करें? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ये डिस्टेंस मान लिया इसे हमने कह दिया r,
इस डिस्टेंस को अगर हमने कह दिया r मान लें, तो r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखें r इज इक्वल टू यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर, मान लिया ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना है a√2, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है a√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, कितना आ गया ये 2a स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 2a, यानी ये कितना आ गया r की वैल्यू 2a, यानी ये जो डिस्टेंस यहां से यहां हमने r मानी थी, ये डिस्टेंस कितना आ गया 2a। तो अब इस हिसाब से अगर f13 निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे g m1 यानी ये m, m2 यानी अगेन m, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर, तो r की वैल्यू अभी हमने पता करी कितनी 2a, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो देखिए हमने f12, f14 और f13 इन तीनों का स्क्वायर मैग्नीट्यूड पता कर लिया। तो अब ऐसा हमें नहीं करना है कि हमने मैग्नीट्यूड पता कर लिया और यहां पर ऐड करके इस इक्वेशन में हम अपना आंसर निकाल लें, नहीं, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है और ये हमने जो पता किया है ये क्या चीज है मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? तो अब देखिए हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं ऐड करने के लिए। अब ये सिंपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? आप में से जिन स्टूडेंट्स को वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बिल्कुल इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखें यहां पर एडिशन का प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए देखें इसे। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई, ये रहा एक पॉइंट, यहां पे एक फोर्स लगा, कितना लगा ये फोर्स F12 कितना है gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एक फोर्स इधर लगा 90 डिग्री पर, कितना gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और अगर आप समझ पाए तो ये जो डायगोनल है वो ठीक 45 डिग्री पर होगा। क्लियर है? स्क्वायर है, तो यानी ये जो फोर्स लगा ये कितने पर लगा, ये फोर्स 45 पर, ये फोर्स कितने पर लगा 45 डिग्री, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी देखिए हमने निकाला कितना gm स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फोर्स की बात करते हैं F12 और F14। तो देखिए F12 और F14 एक दूसरे से कितने पर हैं 90 डिग्री पर हैं। तो अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपल हम लिख सकते हैं अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पर है। तो हम इनका रिजल्टेंट अगर लिखना चाहें तो हमने ऐसे लिख सकते हैं F रिजल्टेंट, और किसका रिजल्टेंट है F12 एंड F14। क्लियर है? ये नोटेशन देखिए, रिजल्टेंट फोर्स किसका रिजल्टेंट F12 एंड F14, ये इक्वल टू, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं अंडर रूट दिस स्क्वायर, यानी gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये भी कितना है gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज अब केवल कैलकुलेशन बचा, इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये 2g स्क्वायर m टू दी पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर, सॉरी 4a टू दी पावर 4a टू दी पावर 4, ये आएगा। देखिए ये 2 से ये कैंसिल होके कितना आ गया 2। क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें और तो देखिए
स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या बचेगा यहां पर देखें, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो 2 था ये बच जाएगा रूट 2। क्लियर है? तो इस F12 का और F14 का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, और ये चूंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इतनी बात हमें समझ में आती कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ठीक इनके बीच 45 डिग्री के एंगल पे होगा। वो ठीक इनके बीच कितने पर होगा? 45 डिग्री के एंगल पे। यानी ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? एफ रिजल्टेंट। कितना बोल सकते हैं? एफ रिजल्टेंट। तो देखें अभी इस डायरेक्शन के अलोंग कितने फोर्सेस हो गए? 2। एक तो ये था, कौन सा फोर्स था ये? F13, और एक ये हो गया FR। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, तो जो नेट फोर्स हम बोलेंगे F नेट, वो क्या लिखेंगे? FR प्लस F13 प्लस F13। तो FR की वैल्यू कितनी है? जी एम स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 स्क्वायर प्लस F13 ये कितना है? तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर है क्या? और चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर लें इसे, हम इसे चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन गया? जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, और यहां पर क्या बचा? 1/√2 प्लस 1/4, ये बचा 1/√2 प्लस 1/4, और ये रहा हमारा आंसर। ये रहा हमारा नेट फोर्स जो कि मास 1 पर एक्ट कर रहा है ड्यू टू ऑल द अदर 3 फोर्सेस। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड मिल गया। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन तो आप डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 3। नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 3। रीजन कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी लाइन के अलोंग और F13 भी इसी लाइन के अलोंग, तो रिजल्टेंट भी इसी लाइन के अलोंग होगा। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि अलोंग द डायगोनल 1 2 3। अगर डायरेक्शन हमें मेंशन करना हो तो हम क्या कहेंगे? अलोंग द डायगोनल 1 2 3। देखिए ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन अलोंग द डायगोनल 1 2 3। क्लियर है? तो ये रहा एक क्वेश्चन जो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड सॉल्व किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, तब तक आप स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें। क्लियर है? चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन हम चूज करते हैं, कुछ ऐसा ही है प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये मान लिया हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने कहा 3 मासेस। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्या हो गया? 3 मासेस। मान लिया कि ये मास m इज इक्वल टू 1 kg, ये मास m इज इक्वल टू 2 kg, और ये मास m इज इक्वल टू 3 kg। ठीक है ना? और जो साइड है, साइड
वो मान लिया हमने 1 मीटर। सिंप्लिसिटी के लिए हमने साइड क्या मान लिया, 1 मीटर। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन मास 1 kg ड्यू टू other two masses. Find net force on mass 1 kg due to other two masses. ठीक है ना, चलिए ट्राई करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने ये स्क्वायर का देखा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। ट्राई करें सभी लोग, स्क्रीन पॉज कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए, आई होप कि आप सबने ट्राई किया होगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का हम सिर्फ हिंट देंगे आपको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, सेल्फ प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इस फिगर को हम दोबारा यहां से बनाकर रेप्लिकेट करते हैं। तो देखिए, ऐसे ये मान लिया मास m इज इक्वल टू 1 kg, यहां पर है मास m इज इक्वल टू 2 kg, और यहां है मास m इज इक्वल टू 3 kg। क्लियर है? और आपको बताना है कि इस मास m1 पे ड्यू टू मास 2 kg और ड्यू टू मास 3 kg नेट फोर्स कितना है। तो अब सिंपल सी बात, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम इसे मान लें कि मास m1, इसे मान लें मास m2 और इसे मान लें मास m3, तो फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2 वो इधर की तरफ होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, F12। क्लियर है? और ऐसे ही फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 3 वो इधर की तरफ होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, F13। तो यानी कि जो नेट फोर्स है M1 पे वो F12 और F13 का वेक्टर सम, यानी हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा कि F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13, इसका वेक्टर सम। अब ध्यान से देखें, अगर हम F12 और F13 की वैल्यूज पता करना चाहें तो F12 मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो कितना है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए G m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने सिंप्लिसिटी के लिए साइड कितना ले लिया, 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर, यानी ये स्टेटमेंट कितना, ये कितना बन जाएगा, 2G। क्लियर है क्या, 2G। ऐसे ही अगर हम F13 की बात करें तो F13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G m1 यानी 1 इंटू m3 यानी 3 अपॉन साइड का स्क्वायर। तो साइड 1 है, 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3G। क्लियर? अब ध्यान से देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना, 1, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वेक्टर का बन गया कि दो वेक्टर्स, वो वेक्टर फोर्स के हों या कुछ भी हों, दोनों एक दूसरे से इंक्लाइन है कितने पर, 60 डिग्री पर। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट यानी एफ नेट क्या लिख सकते हैं हम, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos थीटा। याद है वेक्टर का इक्वेशन। अब यहां पर हम वैल्यूज रख दें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
तो F12 का स्क्वायर, तो F12 है 2G यानी स्क्वायर करेंगे तो 4G स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर यानी कि 9G स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2G इंटू सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं 3G इंटू cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2, यहां पे डायरेक्टली ही लिख देते हैं हम cos 60 की वैल्यू, यानी कितना लिख दें हम इसे 1/2। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करें, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, देखें ये कितना आ गया 6G स्क्वायर। ठीक, तो कितना हुआ 4G स्क्वायर 9G स्क्वायर, तो 13G स्क्वायर प्लस 6G स्क्वायर यानी कि 19G स्क्वायर। ये कितना आ गया 19G स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ गया G√19। और ऑब्वियस सी बात है फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन। सॉल्व हो गया। क्लियर है क्या? स्क्रीन पॉज करें, नोट कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने हमारे पास एक हेक्सागन है इस तरह से, रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स इक्वल हैं। ये हमने क्या कहा कि ये एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स क्या है इक्वल। मान लिया यहां पे एक मास है m1, यहां पे एक मास m2, यहां पर मास m3, m4, m5 और यहां एक मास है कैपिटल M। क्लियर? और हमसे कहा गया कि इस हेक्सागन के ठीक बीच में, ठीक सेंटर पे इस तरह से ये हेक्सागन है, इसके सेंटर पे एक स्मॉल मास m रखा हुआ है। तो देखें ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मान लेते हैं ऑफ साइड ए, मान लिया हमने। ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए है। क्लियर? अब आपसे कहा गया, या क्वेश्चंस को आप चाहें तो नोट कर ले, लिखें क्वेश्चन कि गिवन इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, गिवन इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए and different masses are kept as given, and different masses are kept as given। ठीक है, लिखें क्वेश्चन। initially the net force on the mass kept at center of hexagon, initially the net force on mass kept at the center of hexagon is zero, clear? Find net force on the mass kept at center, find net force on the mass kept at center if mass capital M, if mass capital M is removed from the system, if mass capital M is removed from the system।
क्लियर है? चलिए आप सब एक बार स्क्रीन को पॉज कर लें और सॉल्व करने की कोशिश करें। स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए मान लिया हमने कि सबने ट्राई किया है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर आसानी से कैलकुलेट कर लिया हो। चलिए देखते हैं। हम फिर से वही बात करेंगे यहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। क्लियर? देखिए क्या कहा गया कि इनिशियली, यानी जब ये सिचुएशन है यहां पे, तो इनिशियली यहां पर ये जो सेंटर पे मास रखा हुआ है, इस मास पर नेट फोर्स कितना है? 0। क्लियर? इस पर नेट फोर्स कितना है? 0। तो चलिए देखते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एफ नेट, यानी इनिशियली क्या कह रहे हैं? एफ नेट इज इक्वल टू 0। अच्छा, किस पर एफ नेट 0 है? मान लिया लिखना चाहें तो लिख लें, मास m पर। किसके बराबर? 0 के बराबर। एफ नेट ऑन मास m 0। क्लियर है? चलिए एफ नेट का जरा टर्म पता करते हैं कि ये एफ नेट किसके बराबर है, यानी कि इस मास केप्ट एट सेंटर पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस पर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू 1, इस पर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू 2, इस पर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू 3, 4, 5 एंड कैपिटल M। इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम मिलकर के किसके बराबर आया होगा? 0। यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट को और इलेबोरेट करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F कैपिटल M इज इक्वल टू 0। देखिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पर लगने वाला नेट फोर्स इन सबके वेक्टर सम के बराबर है। देखिए ये स्टेटमेंट गिवन था, ये हमें बनाना की देरी थी। चलिए अब क्या कहा गया कि फाइनली ये जो मास कैपिटल M है इसे यहां से हटा दिया गया। तो देखिए अगर इसे हटा दिया जाएगा तो फिगर कैसा हो जाएगा? तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। ये रेगुलर हेक्सागन, यहां पे है मास M1, यहां है M2, M3, M4, M5 और यहां से मास को हटा दिया गया इसलिए हमने शो नहीं किया। और सेंटर पे जो मास है वो एज इट इज अभी भी रखा हुआ है, यानी यहां पे मास स्मॉल m अभी भी रखा हुआ है। अब इस सिचुएशन में पूछ रहे हैं कि इस मास केप्ट एट सेंटर पर नेट फोर्स कितना है। क्लियर? चलिए देखिए यहां पर अगर हमें नेट फोर्स पता करना है तो सिंपल सी बात है कि अभी इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा अगर m पर बात करें, क्योंकि नेट फोर्स तो सोचिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पर नेट फोर्स क्या होगा इन सिचुएशन 2। हम इसे फर्स्ट सिचुएशन मान लेते हैं। तो हमने कहा इन सिचुएशन 1 इनिशियली ये। अब जरा फाइनली बात करें तो फाइनली व्हेन कैपिटल M इज रिमूव्ड, यानी कि जब यहां से कैपिटल M को रिमूव कर दिया गया। तो अब जरा एफ नेट पता करते हैं इस पर कितना है। एफ नेट सेकेंड सिचुएशन में, तो सेकेंड सिचुएशन में एफ नेट को हम कितना बोल देंगे? इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। यानी कि हम अगर इन सब की वैल्यूज को अलग अलग पता कर लें और उनका वेक्टर सम कर लें तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मास M1 ये M और साइड कितना दिया हुआ है A, तो बताइए ये फोर्स कितना हो गया? G M1 अपॉन A स्क्वायर, G M2 अपॉन A स्क्वायर, G M3 अपॉन A स्क्वायर, G M4 अपॉन A स्क्वायर और G M5 अपॉन A स्क्वायर, और उन सब का वेक्टर सम करें, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं है, ये एक तरीका है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ओरली बता दिया कि आप ये सारे फोर्सेस अलग अलग पता करें और फिर आप उनको वेक्टर सम कर लें।
ठीक है, लेकिन यहां पर हम बहुत ही आसानी से एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिस पर्पस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करा है। क्या भाई, एफ नेट इसी के तो बराबर है, समझिए और सोचिए, अगर हम यहां पे मास कैपिटल एम रख दें या मास कैपिटल एम हटा दें, तो क्या मास कैपिटल एम के रखने या हटाने से इन फोर्सेस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, याद करें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरे मास के कारण इफेक्ट नहीं आता है। हाँ, नेट फोर्स चेंज होता है, लेकिन दो मासेस के बीच एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसी तीसरे मास के कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी यहां पर कैपिटल मास एम रखें या हटा दें, F1, F2, F3, F4, F5 के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस अगर हम इनकी वैल्यू कहीं से पता कर ले तो आंसर। तो आप देखें जरा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो क्या दिखेगा हमें? फ्रॉम इक्वेशन 1 जरा ध्यान से देखें, F1, F2, F3, F4, F5 इन सबका वेक्टर सम किसके बराबर है? माइनस ऑफ F ऑफ M। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ये सारे का वेक्टर सम किसके बराबर है? इक्वेशन 1 से देखिए तो इज इक्वल टू माइनस F ऑफ कैपिटल M। ये इक्वेशन 1 से हमने लिख लिया। तो अगर ये चीज हमने इक्वेशन 1 से पता कर ली तो ये उठा के यहां पे रख देते हैं, यानी कि इसे अगर हमने इक्वेशन 2 कहा और इसे इक्वेशन 3 कहा, तो क्या हम इक्वेशन 3 से वैल्यूज को 2 में रख सकते हैं? तो अगर ऐसा करें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? एफ नेट इन सिचुएशन 2 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ कैपिटल एम। सिंपल एक आ गया हमारा। देखिए, इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करके वेक्टर सम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तुरंत पता कर लिया कि एफ नेट ऑन इन सिचुएशन 2 किसके बराबर है? एफ ऑफ कैपिटल एम का वेक्टर के बराबर। देखिए, और माइनस कहां से आया? वो यहां पे आपको दिख रहा होगा। यानी कि अगर हम फोर्स ड्यू टू कैपिटल एम पता कर लें तो मैग्नीट्यूड वही होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है। यानी कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन में बस हम ये पता कर लें कि इस पर कैपिटल एम के कारण कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका अपोजिट कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं। तो बताएं, यहां से अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम, क्या लिख सकते हैं? जी कैपिटल एम एम अपॉन, अब ये डिस्टेंस की बात आएगी। तो देखिए हमने क्या बोला, रेगुलर हेक्सागन है और उसका साइड क्या है? ए। अब ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि रेगुलर हेक्सागन अगर है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये क्या बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये साइड ए गिवन है तो ये भी साइड कितना होगा? ए। तो ये दूरी ए पता चल गई तो हम यहां रख दे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो देखिए हमने ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर लिया। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर है? तो चूंकि इस पर इसकी वजह से फोर्स, तो वो तो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। क्लियर है? तो अब रिजल्ट ये नहीं है, माइनस एफ ऑफ एम वेक्टर है। यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखें कि जब कैपिटल एम मास को हटा दिया जाए तो यहां पर नेट फोर्स, देखिए माइनस क्या बताएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए ये अगर डायरेक्शन इधर है तो इसको हटाने के बाद नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर, यानी कि ये डायरेक्शन इधर आ जाएगी। देखें, और ये फोर्स कितना है? एफ नेट। किस सिचुएशन में? सेकंड। और यही हमसे पूछा हुआ है, तो ये डायरेक्शन पता चल गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा, तो यानी कितना हम बोल देंगे? इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए स्क्वायर। आंसर आ गया, यही है हमारा आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को हमने इतना एक्सप्लेन करके किया है सॉल्व, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप इसे चाहते तो ओरल भी सॉल्व कर सकते थे। वो रहा हमारा आंसर, यानी मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन इतना।
यही चीज को अगर आप अलग अलग इनको कैलकुलेट करके और वेक्टर सम निकालते तो भी यही आंसर आता। क्लियर है? आप स्क्रीन पॉज करें और क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। ये क्वेश्चन भी हमारा प्योरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। ध्यान से देखें। मान लिया आपसे कहा गया ये एक सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना? ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना? इस सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी है यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है? मान लिया रो, रेडियस कैपिटल आर, यानी ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी है रो और रेडियस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है ना? यहां से ऐसे ये हमने मान लिया कि ये यहां से ये दूरी पर x दूरी पर एक स्मॉल मास, स्मॉल पॉइंट मास m रखा हुआ है। ये क्या है? पॉइंट मास। ऐसे ये रखा हुआ है। ठीक है ना? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट मास स्मॉल m पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप आसानी से बता सकते हैं। एंड ऑल्दो क्वेश्चन ये है भी नहीं। क्वेश्चन क्या है कि इस स्फीयर से, ठीक है ना, ये एक दूसरा स्फीयर कट कर दिया गया इस तरह से। देखिए इस तरह से ये एक स्फीयर कैविटी अंदर से कट करके निकाल दी गई। और कैसे कट की गई? देखिए कि इस अंदर का जो कैविटी वाला स्फीयर है ये सेंटर से और इस बड़े वाले स्फीयर को के आउटर सरफेस को टच करते हुए जा रहा है। तो इसका रेडियस, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? r/2। ये क्या कर दिया गया है? रिमूव। ये ऐसे इस पार्ट को क्या कर दिया गया? रिमूव। ठीक है ना? अब इतना एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब क्वेश्चन को लिख भी लें आप कॉपी में, सो दैट कि रिवीजन के टाइम आपको याद रहे। लिखें कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, क्वेश्चन लिख लें, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। another sphere of radius r/2, another sphere of radius r/2 is cut as cavity from the solid sphere as given, ठीक है। लिखें लाइन उसी में लिखे आगे कि there is a small point mass m, kept at a distance of x, as given in figure. Find net force on mass small m. Find net force on mass small m due to the remaining sphere. क्लियर है।
अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके लिए छोड़ते हैं एज होमवर्क, ठीक है ना, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सब इसे ट्राई करें तब तक के लिए। क्लियर है? थैंक यू।